गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाला के इस प्रतिष्ठित मंच पे। अमीशा, मयूर, रितिका, आशा, अंकित, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करें जल्द से जल्द। नजीम गुड आफ्टरनून। उषा, मनोज, विशाल, प्रतीक रंजन, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अंजलि, रितिका, शुभोध, अनुज, मौसम, सुमन, शाहिल सिद्दीकी, हेलो। रुकैया परवीन, हेलो। खुश रहिए। लकी, ईशा, प्रियंका, सत्यम, भीमराज, दुर्गेश, सचिन, अंशिका, नीतीश, बहुत बढ़िया हूँ मैं। आप कैसे हैं? जय हिंद राजेंद्र, बढ़िया हूँ मैं। साहिल साहब, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? अब तो धीरे धीरे आप सबके नाम भी याद होने लगे हैं, है ना। कोमल, खुश रहिए। कल्पना, खुश रहिए। वर्षा, गुड आफ्टरनून। नजीम, ठीक है। नजीम, नजीम नहीं, नजीम, ठीक है। मैं बढ़िया हूँ। सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। समाज शास्त्र, अपने से अधिकतर बच्चे तो शायद जीवन में पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। और सबसे कठिन किसी भी शिक्षक के लिए यही है कि किसी भी विषय को पहली बार पढ़ाना। तो हर विषय की अपनी एक शब्दावली, अवधारणाएं होती है। धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। श्रुति, खुश रहिए। बिल्कुल दुर्गेश, समझ में आएगा। अमीशा, अंजलि, नितेश, कल क्लास नहीं होगी। मंडे टू फ्राइडे ही है ना, सैटरडे संडे। बहुत इजी है ही दुर्गेश, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट कठिन है। आराम से सबको समझ में आएगा। मयूर, थोड़ा सा आराम आराम से बस आपको पढ़ना है। यक्षित, थैंक यू। मौसम, सुमन, बिल्कुल। अनुज, नजीम, सबको कोई गलती नहीं की सोशियोलॉजी लेकर आपने। आप जब अंतिम कक्षा में आएंगे तो लगेगा कि शायद मेरा डिसीजन सही था। मैंने पहले ही दिन आपको क्या कहा कि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आम व्यक्ति भी, जिसने जीवन में सोशियोलॉजी कभी नहीं पढ़ा है, वह भी यूपीएससी के क्वेश्चन को देखकर 100 नंबर तो लिख कर ला ही सकता है, जिसने कोई सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा हो। और खास करके पेपर 2, पेपर 1 का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न, हो सकता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आप न लिखें, लेकिन हमारे समाज से जुड़ी हुई बातें हैं तो आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, है ना। तो मान लो थोड़ा बहुत भी लिखा तो 100 नंबर तो एटलीस्ट ले ही आता है बच्चा। इसलिए अच्छे से जो है ना पढ़ना है। संस्कृति, ठीक है। जिनका टारगेट देखिए 2023 जिनका टारगेट है उनके लिए तो ये बैच ऑलरेडी है ही, और जो 2024 दे रहे हैं उनके लिए भी ये बैच है कि जून तक वो पढ़ लें, उसके बाद धीरे धीरे आंसर राइटिंग का जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। कुछ अलग से अंशिका, देखो कोई भी शिक्षक नहीं कहता कि जितना हम पढ़ा देंगे वही बहुत है, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है, सच्चाई को समझना है। तो जितना क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, हाँ गुड आफ्टरनून अंकुश, शिवानी, विशाल, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे आपका 60 to 70% तो सिलेबस और एग्जाम में कवर हो ही जाएगा। अगर थोड़ा आप एक्स्ट्रा पढ़ ले, जैसे इग्नू पढ़ लिया अच्छे से, उसके अलावा हमने कुछ 1-2 किताबें अच्छी पढ़ ली, तो आप जो है ना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्लास नोट्स अगर आप 50-60% के रेंज में देखना चाहते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर थोड़ा जिनको 2024 में देना है तो उनके पास अभी जो है ना टाइम है। दूसरा क्या है, यूपीएससी का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो ना तो ग्रेजुएशन का है ना तो एमए का है, दोनों के बीच का है। अधिकतर चीज ग्रेजुएशन की है, लेकिन बहुत सारी चीज को एमए के सिलेबस से भी लिया गया है। जो भी नोट्स वगैरह है धीरे धीरे सब अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, चलते हैं।
स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक कंसेप्ट्स की अंतिम क्लास है। अब तक आपने 3 क्लास में बेसिक कंसेप्ट्स को जाना है ना। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है ना कि उसकी बुनियादी अवधारणाओं को आप समझें। सामाजिक समस्या की बुक पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है ना। जहां किताब की जरूरत होगी ना तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि थोड़ा ये भी आप अगर चाहे तो एक्स्ट्रा पढ़ लें। जहां किताब की जरूरत आएगी मैं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें। अगर नहीं जरूरत है, ठीक है सचिन आप एमए में है तो आसानी से सोशियोलॉजी और भी आपको आसान लगेगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं किताब पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। आज का भी जो क्लास है हमारा वही है, मूलभूत अवधारणाएं जो चल रही है उसमें आज अंतिम क्लास है, मूलभूत अवधारणाएं। और ऐसा नहीं कि आगे अगर कोई बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड चीज आएगी तो नहीं बताऊंगा, है ना। नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे ही होगी। इसमें आज हम लोग तीसरी क्लास, थर्ड क्लास इसकी देख रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था आपको अगर याद हो। हमने समाज, समाज के प्रकार, समाज की उत्पत्ति, समाज की विशेषताएं, संस्कृति, सभ्यता, ये सब पहले दिन पढ़ा। कल की क्लास में हमने समाज के प्रकार की चर्चा की और समाज के प्रकार में हमने मुख्य रूप से परंपरागत समाज, आधुनिक समाज और उत्तर आधुनिक समाज के बारे में हमने बात की। परंपरागत समाज से मतलब एक ऐसा समाज जहां रीति रिवाज, प्रथा, धर्म, परंपरा आदि की प्रधानता है ना। और जहां पर जटिल संविभाजन नहीं है बल्कि सरल है, जहां प्रौद्योगिकी सरल है, जहां संयुक्त परिवार व्यवस्था है, जहां कृषक आधारित आर्थिक संरचना है, तो उसको हम जो है परंपरागत समाज कहते हैं। ठीक है राजीव, खुश रहिए। उसके बाद हमने देखा समाज का एक दूसरा प्रकार है जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं। आधुनिक समाज से हमारा संदर्भ एक ऐसे समाज से है जो तर्क, बुद्धि, चिंतन, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त, जहां लोग हैं, जहां पर धर्म की प्रधानता उतनी नहीं है, धर्म का प्रभाव सीमित है, जहां धर्म निरपेक्ष मूल्यों की प्रधानता है, जहां व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी, भौतिकवादी मूल्यों पर थोड़ा अधिक बल दिया जाता है, जहां विधि का शासन है, जहां नियम, व्यवस्था, प्रक्रिया एक प्रकार से विधि के आधार पर संचालित होती है। ऐसे समाज को हम आधुनिक समाज कहते हैं। यह वर्ग आधारित यहाँ विभाजन होता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, वह आय की दशाओं में भिन्नता के आधार पर। यह जो आधुनिक समाज है एक प्रगतिशील समाज के रूप में हम कहते हैं। जैसे हमने परंपरागत समाज को क्या कहा, बंद समाज, रूढ़िवादी समाज, परंतु आधुनिक समाज मुक्त समाज है, खुला समाज। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपनी बौद्धिक क्षमता को डेवलप करके आप चाहे तो अपना विकास कर सकते हैं, क्लियर है। तो यह खुला समाज है। जो परंपरागत समाज है उसमें जिस जाति में आपका जन्म हो गया, जीवन पर्यंत आप उसी जाति के रहेंगे। परंतु आधुनिक समाज में क्या है कि अगर निम्न वर्ग में भी आप पैदा लिए हैं तो आप अपनी क्षमताओं के दम पर आप अपनी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये मुक्त समाज है, खुला समाज है। एक और समाज का हमने प्रकार बताया आपको, उत्तर आधुनिक समाज या उत्तर औद्योगिक समाज। बात बराबर है, पोस्ट इंडस्ट्रियल कह लें या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी कह लें। एक ऐसा समाज जहां चरम स्तर पर तार्किकता, बौद्धिकता, वैज्ञानिक प्रगति है, जहां व्यक्तिवादी, भौतिकवादी एवं अगर हम कहें उपभोक्तावादी मूल्य भी पराकाष्ठा में है, जहां पर सम विभाजन का एक जटिल स्वरूप है, जहां विवाह परिवार के अलग अलग स्वरूप हैं। जो आधुनिकता के बाद का समाज है उसको हम कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज। और दुनिया के विकसित राष्ट्रों में इस प्रकार के समाज देखे जाते हैं। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ समाज का प्रकार क्या है, न तो वह परंपरागत समाज है और न आधुनिक समाज। भारतीय समाज को यदि हम कहें तो वह कह सकते हैं कि यह परंपरा और आधुनिकता के मध्य संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है। कुछ बात में हम परंपरावादी हो जाते हैं और कुछ बात में हम आधुनिकता को के नजदीक आ जाते हैं। जैसे जब बात हो प्रौद्योगिकी की, सुख सुविधा की,
नए नए वस्त्र परिधान, नई नई जीवन शैली को आत्मसात करने की, तब हम आधुनिक समाज के लक्षणों से युक्त हो जाते हैं। और जब बात हो विवाह की, धर्म की, प्रथा की, तो वहां पर हम परंपरागत समाज की तरफ झुक जाते हैं। मूलभूत ढांचा और अवधारणा, ढांचा स्ट्रक्चर हुआ, किसी भी मकान का एक स्ट्रक्चर हुआ ओवरऑल, उसको हम ढांचा कहते हैं, और अवधारणा तो बता ही रहा हूं। चलते हैं आज, फिर हमने कल लास्ट में एक समाज की चर्चा की। एक समाज, आखिर एक समाज की जरूरत क्यों हुई? जब समाज शास्त्र में समाज की हमने परिभाषा की तो समाज के लिए किसी निश्चित क्षेत्र की बात नहीं की, तो पूरी दुनिया ही समाज है, या पूरा यूरोप का ही एक समाज हो सकता है, एशिया का, भारत का, दिल्ली का। तो ऐसी स्थिति में समाज की व्याख्या को लेकर समस्या आ गई। पुनः दो समाजों में अंतर करना अपने आप में कठिन हो गया, तो एक नई अवधारणा आई, एक समाज। गुड आफ्टरनून खुशबू जान, इसका प्रयोजन क्या था कि हम एक ऐसे समाज को जिसका अध्ययन कर सकें, क्योंकि पूरा समाज पृथ्वी ही अगर हो जाएगा तो अध्ययन करने में समस्या आएगी। तो एक नई अवधारणा आई, एक समाज, जिसको इंग्लिश में अ सोसाइटी कहते हैं। और यह जो समाज है कैसा है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, और इनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, और लोग सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं। जैसे हम कहें उत्तर प्रदेश का समाज, कोई जनजातीय समाज, ये एक समाज का उदाहरण है। आज चलते हैं थोड़ा हम लोग और कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। अब अगला एक समुदाय को समझते हैं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं कम्युनिटी। अब ये देखो, जो समुदाय शब्द है यह लैटिन शब्द कॉम और म्यूनिस से बना है। कॉम का मतलब टुगेदर और म्यूनिस का मतलब सर्विंग, मतलब मिलकर एक साथ सेवा भाव की विचारधारा के साथ रहना। तो हम समझते हैं कि समुदाय, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आप क्या कहते हैं, समूह, समुदाय, समाज, सबको एक मान लेते हैं। सामान्य अध्ययन के पेपर में भी जब आप लिखते हैं तो समूह भी लिख दिया, कभी समुदाय लिख दिया, कभी समाज लिख दिया। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में अगर लिखें तो समूह लिखने एक अवधारणा के रूप में अगर जानते हो तभी आप समूह लिखें, अन्यथा गलत हो सकता। यानी समूह, समुदाय, समाज, ये सब समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं, और ऐसा ना हो कि आप कभी जब मन हुआ किसी शब्द का प्रयोग कर लें। इसलिए ये सब जानना जरूरी है। समुदाय आए दिन बोलचाल की भाषा में कहते हैं जनजातीय समुदाय, कृषक समुदाय, लघु समुदाय, सीमांत समुदाय। तो आखिर समुदाय का हमारा आशय क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय। तो जब आप समुदाय कहते हैं तो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हो सकता है कि आप उसे व्यक्तियों के समूह के रूप में आप समझते हो, परंतु एक समाजशास्त्रीय अवधारणा में क्या समुदाय का मतलब सिर्फ व्यक्तियों का समूह है क्या? इसी बात को हम लोग समझते हैं। तो देखो, ये बेसिक शब्द कहां से निकला है? तो ये लैटिन शब्द जो दो शब्द से बना है, कॉम और म्यूनिस। कॉम का मतलब टुगेदर, साथ साथ, और म्यूनिस मतलब सेवा करना, यानी साथ साथ सेवा करने का भाव से मिलजुल कर रहने वाले लोगों के समूह को हम सामान्यतः समुदाय कहते हैं। ये तो इसका एक व्युत्पत्ति शाब्दिक दृष्टिकोण से अर्थ हुआ, परंतु एक अवधारणा के रूप में जब हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय के अंतर्गत हम इसे जब परिभाषित करते हैं तो कुछ विशेषताओं को के आधार पर, म्यूनिस का मतलब सर्विंग, लिख लें आप, म्यूनिस का मतलब सर्विंग, मतलब सेवा करना। टू सर्व, सेवा करना, है ना। तो जब हम समुदाय की बात करते हैं तो वह तीन आधार पे है ना। पहला तो इसमें तीन बातें होनी चाहिए। पहला कि यह व्यक्तियों का समूह तो अवश्य होना चाहिए। बिना व्यक्तियों के हम न तो समूह की कल्पना कर सकते हैं, न समुदाय की कल्पना कर सकते हैं, और न ही समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। दूसरा, इनमें
हम की भावना, वी फीलिंग पाई जानी चाहिए, हम की भावना। और तीसरा, इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी होनी चाहिए। अगर ये तीन बातें हैं तो हम किसी भी समूह को समुदाय कह देंगे समाजशास्त्र में। यानी समुदाय से अभिप्राय व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो और जिनमें हम की भावना पाई जाती हो। अब देखो, ये जो हम की भावना है, वी फीलिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वी फीलिंग, हिंदी की किताबों में इसको वयम भावना भी कई जगह लिखते हैं, वयम भावना, है ना। हम की भावना मतलब एक दूसरे से लगाव की भावना, एक दूसरे से जुड़ाव की भावना। और यह जो भावना है, इसके पीछे भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र एक जिम्मेदार घटक है। यानी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो और जिनमें हम की भावना पाई जाती हो, उसे हम समुदाय कहेंगे। थोड़ा सा और समझते हैं, फिर नोट करेंगे। जहां नोट करना होगा मैं बताऊंगा बच्चों। अब देखो, जब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अगर कोई समूह रहेगा तो उसमें हम की भावना स्वाभाविक रूप में दिखेगी। कैसे? अगर मान लीजिए कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में है तो उसकी भाषा के स्तर पर समानता होगी, संस्कृति के स्तर पर समानता होगी, रहन सहन के स्तर पर समानता होगी, खान पान के स्तर पर समानता होगी। इसके अलावा भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर भी समानता होगी, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर। इसके अलावा अगर हम कहें तो कई अन्य आधार, जैसे जीवन शैली के स्तर पर भी समानता होगी। गुड आफ्टरनून सौरभ, थोड़ा पहले आया करें, है ना। अब देखिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मान लो कोई समूह इस एरिया में रहता है, कोई व्यक्तियों का समूह अगर इस एरिया में रहता है तो ऑब्वियसली उसकी भाषा क्या होगी? समान होगी, या भाषाई विविधता अपेक्षाकृत कम होगी क्योंकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में। उसकी संस्कृति, प्रथा, परंपरा, जीवन शैली, मूल्य, विश्वास आदि के स्तर पर भी क्या होगी? समानता होगी। जैसे आप कहते हैं दक्षिण भारतीय संस्कृति, उत्तर भारतीय, तो हर स्थान परिवेश की अपनी संस्कृति होगी। रहन सहन का स्तर भी लगभग समान होगा, खान पान, उत्सव, त्योहार, ये सब भी क्या होंगे? लगभग समान होंगे। और जीवन शैली, भौगोलिक परिस्थिति के कारण खाद्यान्न उत्पादन, कृषि के स्तर पर भी समानता होगी। जब इतने स्तरों पर समानता होगी तो यही समानता उनमें हम की भावना को उत्पन्न करेगी, वी फीलिंग को। इसलिए हम कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिनमें हम की भावना पाई जाती है और जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। तो बच्चों जरा नोट करेंगे आप, छोटा एक हेडिंग बना लेंगे, लिखेंगे समुदाय, इंग्लिश उसकी है कम्युनिटी, है ना। इसको नोट करते हैं क्योंकि कई जगह हम इन शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए समूह लिखते वक्त कि हम क्या लिख रहे हैं, समुदाय लिखते वक्त। ऐसा नहीं कि हम कभी समूह लिख दें, कभी समुदाय लिख दें, कभी समाज लिख दें। जीएस में तो चल जाता है, लेकिन सोशियोलॉजी में ये सभी कंसेप्ट है, अलग अलग सबका अर्थ है ना। तो ऐसा हम गलती न करें, इसके लिए जरूरी है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। तो पहला एक हेडिंग बना लेंगे समुदाय, ब्रैकेट में कम्युनिटी। लिखिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनमें हम की भावना, वी फीलिंग पाई जाती है,
जिनमें हम की भावना पाई जाती है समुदाय कहलाता है। समुदाय कहलाता है। अर्थात किसी भी व्यक्तियों के समूह के लिए, अर्थात किसी भी व्यक्तियों के समूह, ठीक है शिवानी, गुड आफ्टरनून। अर्थात किसी भी व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय तब कहते हैं जब वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता हो और उनमें हम की भावना होती है। वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता हो और उनमें हम की भावना मतलब अपनेपन की भावना, एकता की भावना पाई जाती हो। तो क्लियर हुआ कि समुदाय के लिए बस 3 बातें होनी जरूरी है। क्या? फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, सेकेंड वी फीलिंग, एंड थर्ड डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। यानी किसी भी ग्रुप को, व्यक्तियों के समूह को अगर समुदाय के रूप में परिभाषित करना है तो उसमें ये 3 फीचर्स होना चाहिए। व्यक्ति का समूह तो ऑलरेडी है ही, उसमें हम की भावना होनी चाहिए और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। अब अगला एक हेडिंग बनाएंगे, समुदाय की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, कि आखिर समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कुछ विशेषताएं तो बेसिक आपने देख ही लिया, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना। कुछ और विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो पहली विशेषताएं आप कह सकते हैं कि समुदाय भी क्या है, एक प्रकार से यह व्यक्तियों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरी विशेषताएं क्या कह सकते हैं कि इनमें हम की भावना की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ वी फीलिंग, है ना, हम की भावना की उपस्थिति। तीसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी जब भी हम समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो ये तो 3 तो बेसिक है, कुछ अन्य विशेषताओं की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, अगर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और लोगों का समूह है तो अपेक्षाकृत यह क्या होगा, मूर्त होगा या अमूर्त होगा? बताओ फटाफट, कि अगर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और व्यक्तियों का समूह है तो यह मूर्त होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा या कॉन्क्रीट होगा, अमूर्त होगा या मूर्त होगा? सोच समझकर कमेंट करो फटाफट, कि अगर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और व्यक्तियों का समूह है तो दिखाई पड़ेगा या नहीं दिखाई पड़ेगा? जैसे समाज को हमने क्या कहा था, अमूर्त है। क्यों? क्योंकि समाज की कोई निश्चित सीमा नहीं है। दूसरा, समाज का मतलब ही हम व्यक्तियों के मध्य सामाजिक। बिल्कुल सही है मनोज, वर्षा, अंजलि, बिल्कुल सारे, रितिका, सभी लोग समझ रहे हैं, मौसम, नीतीश, गुड। तो यह समाज क्या होगा, समुदाय क्या होगा? तो मूर्त। ठीक है, देखिए सारे बच्चे, प्रतीक, अल्ताफ, सभी, नजीम, अनुज, चलो बच्चा, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ अब आप लोग को समाजशास्त्र आ रही है ना? बिल्कुल। तो लिखते हैं मूर्त। इसकी प्रमुख विशेषता क्या होगी? मूर्त होगा, यानी मूर्तता इसमें दिखाई पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं मूर्त यानी मूर्तता। अगला आप बताएं, इसका उद्देश्य क्या होगा? सीमित होगा या व्यापक होगा? व्यापक होगा, है ना?
तो अगला हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होगा, व्यापक उद्देश्य। अच्छा, समुदाय का विकास किसी एक व्यक्ति ने किया होगा या समुदाय का विकास स्वतः हो गया होगा, है ना? बिल्कुल सही है। समुदाय का विकास जो है वह किसी व्यक्ति ने नहीं किया, यह तो मानव की आवश्यकताओं में हुआ, तो इसका उद्देश्य व्यापक है। उसी तरह हम कह सकते हैं समुदाय का स्वतः स्फूर्त है या स्वतः विकास हुआ है, स्पॉन्टेनियस, या इसको किसी ने बनाया नहीं है, कृत्रिम रूप में इसका विकास नहीं हुआ है। इसका विकास कैसे हुआ है? स्वतः हुआ है। गुड, क्लियर है। अब इसका अपना हर समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, हर समुदाय का एक विशिष्ट नाम होगा। बिल्कुल क्लियर है। यानी जब भी हम समुदाय की बात करेंगे तो कहेंगे इसका स्वतः विकास हुआ है, इसका विशिष्ट नाम है। सामान्य जीवन में इसके लोग भागीदार होंगे या नहीं होंगे? इसके सदस्य तो हम क्या कह सकते हैं कि सामान्य जीवन में भागीदार, आत्मनिर्भर समूह। समुदाय की बात करते हैं तो कहते हैं कि समुदाय जो है वह आत्मनिर्भर होता है ना? पांचवा पॉइंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 व्यापक उद्देश्य। जैसे एक होता है सीमित उद्देश्य, जैसे मान लो कोई समिति है, किसी सीमित उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने समिति बना ली, अखिल भारतीय किसान समिति, किसानों के हित के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं समुदाय, तो समुदाय में जो लोग हैं उनका एक उद्देश्य नहीं होता, कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि व्यापक उद्देश्य है। लोगों को साथ साथ रहना है, उनका पारिवारिक जीवन है, उनका आर्थिक जीवन है, उनका सामाजिक जीवन है, उनका राजनीतिक जीवन है। यानी समुदाय जो है उसका व्यापक उद्देश्य है ना? क्लियर हुआ? स्वतः विकास, समुदाय का विकास किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि यह स्वतः है। हर समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है ना? सामान्य जीवन में इसके सदस्य क्या होते हैं? भागीदार होते हैं, और समुदाय जो है वह आत्मनिर्भर होता है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए आपसे कोई समुदाय के बारे में, जैसे अगर हम कहें जनजातीय समुदाय, इसका मतलब हो गया उसमें इतने लक्षण बाय डिफॉल्ट हैं, है ना? तो जब भी हम लोग समुदाय लिख देंगे तो किसी भी समूह में यदि हम की भावना है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसके लिए हम यह लिख देंगे। क्लियर है? तो जब भी हम समुदाय कहें बच्चों, कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि समुदाय क्या है और इसको लेकर। अब जैसे कुछ उदाहरण आप समझ ले, समुदाय के प्रकार, कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कि समुदाय के विभिन्न स्वरूप कह सकते हो, प्रकार कह सकते हो। जैसे आप कह सकते हो ग्रामीण समुदाय, जैसे आप कह सकते हो जनजातीय समुदाय। जब आप ऐसा कह रहे हो तो जैसे मान लीजिए जब भी हमने कहा जनजातीय समुदाय, मतलब क्या है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होगा, हम की भावना होगी, अधिक लोग होंगे, है ना? जब भी हम कहते हैं ग्रामीण समुदाय, तो ग्रामीण क्षेत्र में उसका भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा। जब हम कहें लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी, इसके बारे में संक्षेप में जान लेंगे कि लघु समुदाय किसको कहते हैं। और हम कह सकते हैं नगरीय समुदाय। अब देखो ये सभी क्या है? समुदाय के डिफरेंट प्रकार हैं। कई जगह हम लोग इस शब्दावली का प्रयोग करेंगे, है ना? अगर हम समुदाय को कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का समूह जिनमें हम की भावना। अब लघु समुदाय, यह भी एक कंसेप्ट है जो आत्मनिर्भर हो, जिसका आकार छोटा हो। तो जनजातीय, ग्रामीण, ये तो आप समझते ही हैं। लघु समुदाय के बारे में कुछ 1-2 लाइन लिख लो। कई जगह हम लोग लिखेंगे लघु समुदाय, तो थोड़ा सा एक छोटा हेडिंग बना लो। नगरीय, ग्रामीण तो पता ही है, एक छोटा हेडिंग बना लेंगे लघु समुदाय। देश को हम समुदाय में कैसे मानेंगे?
निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के कारण ही एक देश का आकार बड़ा होता है, उनमें हम की भावना सदस्यों में नहीं पाई जाती उतनी। मौसम जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत को भाषाई आधार पर नहीं पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के रूप में मानना लगाव अलग बात है, परंतु समुदाय आकार उसका अपेक्षाकृत छोटा होता है। चलते हैं लघु समुदाय के बारे में, एक दो लाइन आप नोट कर लें। देखिए लघु समुदाय भी समुदाय का एक प्रकार है। हाँ, सिर्फ इसको लिखना है, ये तीनों तो कॉमन है रितिका, ये सब तो कॉमन है, नगरीय ग्रामीण कृषक ये सब। लघु समुदाय कुछ अलग है, इसकी फीचर्स के बारे में कई जगह चर्चा आती है, कंसेप्ट ही है। देखिए लघु समुदाय भी समुदाय का एक प्रकार है जिसकी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। ये एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, क्या, लघु समुदाय। जैसे ग्रामीण समुदाय को ही ये लघु समुदाय के रूप में कहते हैं, तो इन्होंने कंसेप्ट दिया। लिखिए लघु समुदाय भी समुदाय का ही एक प्रकार है, एक जिसकी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। रेडफील्ड ने इसकी निम्न विशेषताएं बताई हैं। रेडफील्ड ने इसकी निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहला, लघु आकार। फर्स्ट, लघु आकार। दूसरा, आत्मनिर्भरता। थर्ड, विशिष्ट संस्कृति। थर्ड में विशिष्ट संस्कृति। लघु आकार, आत्मनिर्भरता, विशिष्ट संस्कृति, और चौथा सामान्य जीवन में भागीदार। सामान्य जीवन में भागीदार। अब देखो ये अलग क्यों लिखा, क्योंकि कई जगह हम लोग लघु समुदाय जब पेपर 2 पढ़ेंगे तो लघु समुदाय एक अलग से, तो आखिर लघु समुदाय है क्या भाई, इसको जानना जरूरी है। बेसिकली यह भी समुदाय ही है, लेकिन समुदाय का इसका आकार बहुत छोटा है। एक तरह से कह सकते हो छोटा ग्रामीण समाज, जो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर कहने का मतलब जिसकी निर्भरता किसी भी मामलों में अन्य समुदाय पर नहीं है, जैसे कृषि के मामले में, अन्य राजनीतिक प्रणाली के मामले में, अन्य सामाजिक जीवन में। इसकी विशिष्ट संस्कृति होती है, स्पेसिफिक इसका कल्चर होता है, और सामान्य जीवन में ये भागीदार होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु समुदाय। अब क्लियर हो गया होगा समुदाय क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने समझा है तो समाज और समुदाय में अंतर फटाफट बताते चले, देखता हूं कितना आप समझ पाए। एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ समुदाय है, दोनों में बृहत्तर इकाई कौन है, व्यापक अवधारणा कौन है, समाज या समुदाय। तो समाज को हम क्या कह सकते हैं, व्यापक या बड़ी अवधारणा। बिल्कुल, इसको हम क्या कहेंगे, लघु या संकीर्ण, छोटी अवधारणा, है ना। क्या समाज के लिए लघु समुदाय जो है ग्रामीण क्षेत्र में, छोटा गांव है कोई, प्रीतम मान लो, जहां बहुत कम आबादी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो समाज के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है नहीं। तो इधर सेकंड पॉइंट में क्या, पहले तो अमूर्त है या मूर्त, तो समाज क्या है, अमूर्त है या मूर्त है, तो हम कहेंगे समाज क्या है, यह एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। समुदाय क्या है, अपेक्षाकृत, यह मूर्त है। गुड, इधर आते हैं,
समाज जो है इसके लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का यहां अभाव है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव। यहां क्या कहोगे कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की उपस्थिति, भौगोलिक क्षेत्र की उपस्थिति। अब देखिए इसमें हम की भावना है, समाज में हम की भावना है क्या, कम है ना। जैसे समाज में आपको पढ़ा रहा था समाज की विशेषता, तो क्या कहा कि समाज में सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, समाज में समानता है, समाज में असमानता है। तो जब हम कहें कि समुदाय में, तो इसमें हम की भावना अधिक पाई जाती है, वी फीलिंग, एक दूसरे के प्रति लगाव की। समाज में अगर हम कहें तो हम की भावना अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहां प्रतिस्पर्धा है, सहयोग है, संघर्ष है, तनाव है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम की भावना अपेक्षाकृत कम। समाज को हम व्यक्तियों का समूह नहीं कह सकते, यानी व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंध को, व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंध को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। और यहां पर हम समुदाय किसको कहते हैं, व्यक्तियों के समूह को, व्यक्तियों के समूह को। क्लियर हो रहा है सारे लोग? बिल्कुल। समाज की संस्कृति क्या होगी, समुदाय की संस्कृति विशिष्ट है ना। समाज की संस्कृति क्या है, विविधता मूलक है, व्यापक संस्कृति है ना। तो अगली विशेषता, अगला अंतर क्या हम कर सकते हैं, इधर आपने क्या लिखा, समाज के तरफ व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंध, उधर क्या लिखा, व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय कहते हैं। गुड, ठीक है। चलते हैं कुछ और अंतर लिखते हैं, समझते हैं। इधर आप समाज लिख लें और इधर आप समुदाय लिख लें। समाज में संगठन पाया जाता है क्या, कम। संगठन अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। यहां पर अधिक संगठित होता है समुदाय। तो आप क्या लिखेंगे, संगठन अधिक। समाज का विशिष्ट नाम होता है कोई क्या, नहीं। तो कोई विशिष्ट नाम नहीं, इसका विशिष्ट नाम क्लियर है बच्चों? ठीक है। और संस्कृति यहां पर क्या है, विशाल संस्कृति है, विविधता मूलक है ना। तो हम समाज में क्या लिख सकते हैं कि व्यापक एवं विविधता मूलक संस्कृति। और इधर क्या लिखोगे, विशिष्ट संस्कृति। ठीक है। सदस्यता समाज की आप लेते हैं क्या, समुदाय की भी नहीं लेते। समुदाय में आपका जन्म हो गया, सदस्यता आपको मिल गई। उसी प्रकार जिस समाज में आपका जन्म हो गया, आप समाज समाज में समानता असमानता दोनों पाई जाती है। ठीक है ईशा, यहां पर भी समुदाय में भी थोड़ा अंतर हो सकता है, परंतु समाज की तुलना में अधिक समानता पर है। तो ये सब हम आधार पर समाज और समुदाय के मध्य अंतर समझ गए बच्चों। ऐसा नहीं आप कभी करेंगे कि किसी को कहीं भी लिख देंगे जनजातीय समाज, कृषक समाज। जब लिखेंगे समाज तो सोच लेना कि लिखने वक्त आप अवधारणात्मक रूप पर गलत लिख रहे हैं। तो जब भी लिखेंगे तो जनजातीय समाज ना लिखकर जनजातीय समुदाय लिखेंगे। आम बोलचाल की भाषा में समाज के रूप में कहना अलग है, लेकिन एक अवधारणा के रूप में वह अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ? समाज व्यक्ति बनाता है और समुदाय स्वतः नहीं, समुदाय स्वतः, समाज भी तो स्वतः ही बनता है ना।
नीतीश, ऐसा भी नहीं है। समाज भी तो स्वतः बनता है। आज किसी ने देखा है कि समाज के निर्माण की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई? उसी प्रकार समुदाय भी प्राचीन है, यह भी तो क्लियर हुआ। तो समुदाय क्या है बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं समूह की तरफ। एक एक करके सारे बेसिक कंसेप्ट को आज देख लेंगे, क्योंकि ये सब बहुत जगह हमें मिलने वाले हैं। अगला एक हेडिंग बनाएंगे, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। सोशल ग्रुप, या इसको समूह भी आप कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। समूह का मतलब ही सोशियोलॉजी में क्या होगा, सामाजिक समूह। चलते हैं समूह किसे कहते हैं। जैसे जब भी व्यक्तियों के किसी समूह, व्यक्तियों का अगर कोई झुंड है तो उसको आप समूह बोल देते हैं, परंतु समूह के लिए कुछ कसौटी है। जैसे अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तभी हम समूह की बात करेंगे। दूसरा, उनमें अपेक्षाकृत नियमित अंतःक्रिया होनी चाहिए, रेगुलर इंटरैक्शन, समझना। ऐसे ही लिख, अपेक्षाकृत हटा दो, लिखो नियमित अंतःक्रिया। जैसे मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई, तो उसमें क्या समूह बन गया? नहीं। जैसे दो सेना है, बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी है, दोनों बंदूक ताने, क्या वो समूह है? क्या नहीं है। तो समूह जब हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसका कुछ अलग अर्थ है। क्या अर्थ है? तो समूह के लिए कुछ कसौटियां हैं, अगर उन वो विशेषताएं या कसौटियां पर अगर वह खड़ी उतरती हैं तो हम उन व्यक्तियों के झुंड को हम समूह कहते हैं। जैसे इसमें मिनिमम दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, गुड। दूसरा, इसमें नियमित अंतःक्रिया होना चाहिए, रेगुलर इंटरैक्शन, फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन। ऐसा नहीं कि कभी कोई मिल गया तो वो समूह बन गया, नहीं, नियमित अंतःक्रिया, अक्सर, है ना। तो क्या लिखा आपने? नियमित अंतःक्रिया। और अंतःक्रिया की जो अवधि होती है थोड़ी अस्थाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी दिन मिले 1 सेकंड के लिए समूह। समूह का मतलब ही क्या है कि उसमें फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन और अपेक्षाकृत थोड़ी लंबे समय की अंतःक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा समूह का सदस्य अपने को उस समूह का सदस्य मानता हो। अगर मान लीजिए कोई समूह ए है, मान लीजिए ये समूह ए है और इसमें मान लीजिए PQRS KLM इतने लोग हैं, तो R अपने को इस समूह का सदस्य मानता है, तभी हम कहेंगे समूह है। यानी सामाजिक समूह की जब परिभाषा हम देते हैं सोशियोलॉजी में, तो हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों का एक ऐसा झुंड जिसमें नियमित अंतःक्रिया होती हो और जिसके सदस्य अपने को उस समूह का सदस्य मानते हो, तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। क्लियर हुआ? तो थोड़ा पहले परिभाषा लिखो, फिर और क्लियर करेंगे। लिखिए, सामाजिक समूह, एक हेडिंग बना लेंगे, सोशल ग्रुप। समूह में कोई प्रधान होता है, वो सब होगा नीतीश, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हर समूह में कुछ ना कुछ लीडरशिप होगा, प्रधान कोई ना कोई तो होता है, उसके बारे में। तो एक हेडिंग बना लो, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। लिखिए, समूह का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों से है जिनमें
दो या दो से अधिक व्यक्तियों से है जिनमें स्थायी एवं नियमित अंतःक्रिया, जिनमें स्थायी एवं नियमित परमानेंट एंड फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन, जिनमें स्थायी एवं नियमित अंतःक्रिया पाई जाती हो, अस्थायी एवं नियमित अंतःक्रिया होती हो या पाई जाती हो, एवं जिसके सदस्य अपने को, जिसके सदस्य अपने को उस समूह का सदस्य मानते हों, उस समूह का सदस्य मानते हों, सामाजिक समूह कहलाता है, सामाजिक समूह कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चों कि क्या क्या होना चाहिए? तो दो या दो से अधिक लोग होनी चाहिए, नियमित एवं अस्थाई कह सकते हैं आप, नियमित एवं अस्थाई अंतःक्रिया इंटरैक्शन होनी चाहिए। जैसे अंतःक्रिया अधिक होगी इसका मतलब क्या हुआ, उनमें सामाजिक संबंध हो गया, है ना। तो आप कह सकते हैं जैसे इंटरैक्शन होगा तो उनमें सामाजिक संबंध पाया गया, और समूह का सदस्य अपने को उस समूह का सदस्य मानता हो। तो हम ऐसे लोगों के झुंड को, संकुल को हम क्या कहेंगे, सामाजिक समूह। सामाजिक समूह और समुदाय में अंतर अब आप समझ रहे हैं। इनमें हम की भावना उतनी अधिक नहीं है जितनी समुदाय में थी। समूह के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना कोई जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारे फिजिक्स वाले सोशियोलॉजी ग्रुप भी एक समूह है जिसमें हम कई अन्य राज्यों के बच्चे, टीचर इसमें शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में यह भी क्या है, एक समूह है। तो इसके लिए कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जरूरी है क्या? हम में फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन होती है, रोज 3 बजे हम लोग मिलते हैं। अस्थाई है, अपेक्षाकृत 2 घंटे रोज हमारे हम में इंटरैक्शन हो सकती है। देखिए इंटरैक्शन का मोड हमारा ऑनलाइन है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। उसी प्रकार माध्यम कोई भी हो, अगर संप्रेषण हो रहा हो तो सामाजिक संबंध बन रहे हैं। जैसे कई बार बिना भाषा के भी संप्रेषण हो जाता है। जैसे मैं आपको इशारा करूं ऐसे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सर पानी मांग रहे हैं। यहां पर मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि सर को प्यास लगी है और सर पानी मांग रहे हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे करूं, इसका मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको मैं बुला रहा हूं। यानी संप्रेषण का माध्यम एक भाषा है, और संप्रेषण के इन्हीं माध्यमों से सामाजिक संबंध बनते हैं। हो सकता है कि यह संप्रेषण का माध्यम कोई भाषागत भाषा हो, या यह संप्रेषण का माध्यम नेटवर्क के जरिए से ऑनलाइन हो। तो 2 या 2 से अधिक लोग हैं जिसमें नियमित एवं अस्थायी अंतःक्रिया होती हो, सामाजिक संबंध बनते हैं। अब समुदाय आपने जस्ट पढ़ा, क्या समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जरूरी है? समूह के लिए जरूरी है क्या? नहीं। समूह में भी हम की भावना है, परंतु समुदाय में अपेक्षाकृत क्या है, अधिक है। समुदाय के सदस्य अपने को उस समुदाय का नहीं माने या माने ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समूह के सदस्य अपने को उस समूह का सदस्य मानते हो, यह जरूरी है। तो जब भी आप लिखना तो कहीं ऐसा नहीं, कहीं समूह लिख देना, कहीं समुदाय लिख देना। हर का अपना अपना एक संदर्भ है बच्चों। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा समूह की विशेषताएं भी कुछ देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगला एक हेडिंग बनाएंगे, फीचर्स ऑफ सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह की विशेषताएं, विशेषताएं कह लें या लक्षण कह लें, बात बराबर कह लें या गुण कह लें। फीचर्स ऑफ सोशल ग्रुप या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। होता क्या है कि जब हम उत्तर लिखते हैं ना, तो उन सब उत्तर लेखन में ये सब बातें मायने रखती है।
एक एक शब्द का अपना अर्थ है। संप्रेषण का मतलब क्या हुआ? संप्रेषित करना मतलब भेजना। कोई भी चीज हमने संप्रेषित किया मतलब आप तक पहुंचाया, है ना। अब जैसे आप जब उत्तर लिखते हैं, किसी बच्चे को कम लिखकर भी अच्छा आंसर क्यों माना जाता है, अधिक उत्तर क्यों ले आता है, अधिक मार्क्स क्यों ला पाता है? उसके पीछे कारण क्या है? हर विषय की अपनी शब्दावली है। मनमाने ढंग से कहीं आप समुदाय लिख दें, कहीं समाज लिख दें, कहीं समूह लिख दें, ऐसे नहीं होगा। जब भी आप सोशियोलॉजी में लिखेंगे तो आप लिखते वक्त जरूर सोचें कि उस व्यक्तियों के समूह में क्या हम की भावना है या नहीं है। अगर हम की भावना है तो आप उसके लिए समुदाय का प्रयोग कर लें, अगर हम की भावना नहीं है तो आप सामाजिक समूह लिख दें। तो जब भी आप ऐसे अवधारणात्मक शब्दावली लिखते हैं तो बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखना है, क्योंकि बच्चों एक एक नंबर की ये लड़ाई है। यह एग्जाम यूं तो बहुत कठिन है, नहीं तो आसान है। अगर मान लो आपने स्ट्रैटेजी बना के रखी है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आंसर राइटिंग में जब हम आएंगे तो यही बेसिक बातों का ध्यान रखना है। कई बच्चों जो है सामान्य बोध के आधार पर उत्तर लिखने लगते हैं। जैसे एक बार एक एग्जाम में पूछा गया कि पानीपत के युद्ध का इतिहास में क्या महत्व है। बच्चा जो है वह पानीपत का युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता था। सोचा कि पानीपत सुना हुआ लगता है, दिमाग लगाया जाए। तो उसने लिखा कि पानीपत का युद्ध इतिहास के सबसे महानतम युद्धों में से एक है। तो देखा कि 12-15 शब्द हो गए। फिर उसका हिम्मत बढ़ा तो उसने लिखा कि यह युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया। फिर देखा कि और 8-10 शब्द हो गए और उत्तर 50 शब्दों में लिखना था। तीसरी बार लिखा कि यह युद्ध दिन के समय में लड़ा गया। यह युद्ध 2 राजाओं के मध्य लड़ा गया, एक की जीत हुई और दूसरा हार हो गया। देखा कि 30-35 शब्द ही पहुंच पाए। अब देखिए सामान्य बोध के आधार पर वो लिख रहा है। लिखा देखा कि 30-35 शब्द है तो फिर उसने लिखा कि चारों ओर खून की नदियां बह गई। अब सोचो कि उसने जो लिखा उसमें गलत क्या लिखा उसने। पानीपत का युद्ध पानीपत के ही मैदान में तो लड़ा। उससे ज्यादा कठिनाई किसके सामने? एग्जामिनर के सामने। किस बच्चे ने गलत क्या लिखा है? इसने सिर्फ नाम राजा का नहीं लिखा है, इस भी नहीं लिखा है। यही तो हुआ था, एक की हार हुई थी, दूसरे की जीत। पानीपत के मैदान में ही लड़ा गया। तो कई बार हम उत्तर लेखन करते वक्त सामान्य चीजें लिखते चले जाते हैं और इस कारण हमें अंक जो है वह नहीं मिल पाता। हाँ सही तो लिखा अंजलि, लेकिन उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो क्या था? मिसिंग था। तो जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखते वक्त कहीं समूह न लिख दें, कहीं समुदाय न लिख दें, कहीं संस्कृति न लिख दें, कहीं सभ्यता न लिख दें। क्योंकि जीएस में तो मान लो समूह, समुदाय, समाज चल जाता है, लेकिन जब हम ऑप्शनल में लिखते हैं तो हर शब्द की अपनी अपनी अवधारणात्मक अर्थ है। क्लियर हुआ बच्चों? चलते हैं समुदाय के बाद अब सामाजिक समूह की विशेषताएं। यहां भी क्या है? तो 2 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति, नियमित अंतःक्रिया, सामान्य जीवन में भागीदार, समूह की सदस्यता लेनी पड़ती है। कुछ समूह की सदस्यता लेनी भी पड़ती है, कुछ समूह की सदस्यता बाय डिफॉल्ट आपको। तो आप क्या कह सकते हैं कि सदस्यता ऐच्छिक एवं अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर, एवं अनैच्छिक। जैसे मान लीजिए प्राथमिक समूह, अभी यहां पर 1-2 प्रकार पढ़ेंगे। जैसे परिवार में आपका जन्म होता है तो आप परिवार की मेंबरशिप के लिए माँ बाप के पास अप्लाई करते हैं क्या कि मुझे इस परिवार का मेंबरशिप
का सर्टिफिकेट दिया जाए, नहीं। तो कुछ समूह में जन्म लेते ही आप उसके सदस्य हो जाते हैं और कुछ समूह में सदस्यता आपको लेनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई समूह है, ग्रुप है लोगों का, जैसे मान लीजिए कोई जिम जाने वाले लोगों का एक समूह है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आपने पे किया है, उसकी एक औपचारिकता है और तब आप उसके सदस्य बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि समूह की सदस्यता ऐच्छिक मतलब व्यक्ति की इच्छा पर या अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा के भी उसे सदस्यता मिलती है। समूह का निर्माण कृत्रिम तरीके से नहीं होता, स्वतः नहीं होता, इसका निर्माण किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि समूह का निर्माण कृत्रिम रूप में क्लियर है। नोट करते चलें साथ साथ। फीचर्स ऑफ सोशल ग्रुप, तो पहला क्या लिखा, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दूसरा नियमित अंतःक्रिया, तीसरा सामान्य जीवन में भागीदार, सदस्यता इसकी ऐच्छिक या अनैच्छिक दोनों। समूह का निर्माण कृत्रिम रूप से। अब आप बताओगे समूह मूर्त होगा या अमूर्त होगा? ऑब्वियसली समूह क्या होगा, व्यक्तियों का कोई भी समूह है, इसका मतलब दिखाई पड़ेगा। गुड, तो समूह क्या होगा, मूर्त होगा। तो अगली एक दो विशेषताएं और भी हम लोग नोट करते हैं। लिखिए, समूह मूर्त होता है समूह में अपेक्षाकृत संगठन पाया जाता है, संगठन पाया जाता है। कॉमन इंटरेस्ट, हाँ कह सकते हैं। समूह का उद्देश्य क्या होता है, सामान्य उद्देश्य होता है। अगर यह विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा तो समूह समिति बन जाएगा, तो कहेंगे समूह का सामान्य उद्देश्य है ना। क्लियर है बच्चों? तो अगर हमसे कोई पूछे कि समूह की क्या विशेषताएं हैं, तो आप इतनी विशेषताएं बता सकते हैं। तो अब आप अगर समूह को समझ पाए तो समूह के दो तीन प्रकार हैं जो कई जगह हमें एग्जाम सोशियोलॉजी के पाठ्यक्रम में मिलेंगे। कई जगह प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, द्वितीयक समूह, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, ये सब कई जगह दिखेगा। तो एक एक करके सबके अर्थ को समझ लें तो आगे समझने में आसानी होगी। तो अगला एक हेडिंग बनाते हैं, समूह के प्रकार, और उसमें कुछ विशिष्ट प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। कृत्रिम मीन्स मतलब एक हुआ प्राकृतिक, नेचुरल, जो स्वतः अपने आप बना, और कृत्रिम मतलब जिसको बनाया गया, किसी व्यक्ति ने बनाया। आर्टिफिशियल, कृत्रिम का मतलब जो प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे इस हवा क्या है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है? प्राकृतिक है। और अगर पंखे की हवा क्या है, वो आर्टिफिशियल है, मतलब उसको मनुष्य ने बनाया। क्लियर हुआ लकी? चलते हैं अब समूह के प्रकार देख लेते हैं मोटे तौर पर। तो टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, इसमें दो तीन बहुत काम के हैं, अक्सर यूज करेंगे उसका हम लोग। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह के प्रकार। इसमें एक सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। दूसरे को हम कहते हैं द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह, सेकेंडरी
ग्रुप। एक को हम लोग कहते हैं संदर्भ समूह, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेफरेंस ग्रुप्स या ग्रुप। यानी जब हम सामाजिक जैन बौद्ध समाज वो अलग चीज है, उसको जब हम लोग अभी समिति पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा वो मौसम क्या है। तो सामाजिक समूह के कई प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक समूह, जिसको हम लोग प्राइमरी ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप, जिसको हम लोग द्वितीयक समूह या इसको गौण समूह भी कहते हैं, है ना, गौण समूह। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, है ना। इसी प्रकार कुछ और होता है, जैसे कहें औपचारिक समूह, फॉर्मल ग्रुप। कई बार हम कहते हैं अनौपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह। अनौपचारिक समूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप, और इसको कहते हैं फॉर्मल ग्रुप। अब देखो ये सब हमें बहुत जगह काम आने वाले हैं, और ये कई जगह लिखा रहेगा संदर्भ समूह। अरे भाई संदर्भ है क्या, इसका मतलब समझ नहीं पा रहे। कई जगह लिखेगा परिवार जैसे प्राथमिक समूह में आत्मीयता पाई जाती है, तो प्राथमिक समूह आप समझेंगे ही नहीं, और वहां तो आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ी बताया जाएगा। तो हम टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पहले हेडिंग बना लें, उसमें पहला एक एक करके सबका एक एक लाइन नोट करेंगे ताकि समझ में आसानी से आए। प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, औपचारिक समूह फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप अनौपचारिक समूह, है ना। तो अब पहला बच्चों हेडिंग बना लो, प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। अब देखो ये जो कंसेप्ट है एक अवधारणा के रूप में, ये जो प्राथमिक समूह है ये लिखते हैं, आप नोट कर लें। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले, चार्ल्स कूले के द्वारा दी गई। नोट कर लें, संदर्भ पर भी आएंगे। विशाल तीसरे पे लिखा है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, है ना। अब आप नोट करें प्राथमिक समूह, पहले समझ लो कि वो कहना क्या चाहता था। आगे कूले मिड हमें सिलेबस में मिलेंगे, कई जगह मिड को पढ़ना है, कई जगह कूले बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। ये अमेरिकी समाजशास्त्री, इनका पूरा नाम चार्ल्स हटन कूले है, CH कूले। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम ही क्या है, प्राथमिक समूह। ये कहते हैं प्राथमिक समूह से आशय मेरा वैसे समूह से है जिनमें आमने सामने का संबंध और सहयोग की भावना अधिक पाई जाती हो। जैसे हम परिवार को कहते हैं प्राथमिक समूह है, जैसे जिस माँ बाप के द्वारा आप जन्म दिए जाते हैं, जो आपका प्राथमिक समूह है, वह वहां पर सदस्यों के मध्य भावनात्मक लगाव क्या होगा, अधिक होगा। आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध है। सदस्यों के मध्य अगर आप देखें तो इमोशनल अटैचमेंट अधिक है और सहयोग की भावना प्रबल है। तो ऐसे समूह को जिसमें आमने सामने का संबंध हो, यानी प्रत्यक्ष संबंध हो, जिसमें भावनात्मक जुड़ाव हो, जिसमें सहयोग की मात्रा अधिक हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक समूह। और इसमें वो कहता है तीन, दुनिया में वो कहता है 3 प्राथमिक समूह है। पहला कौन,
तो परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, परिवार, क्रीड़ा समूह, पीयर ग्रुप जहां पर आप खेल कूद कर बड़े होते हैं, और तीसरा जैसे आप समझते हैं ना, जिस पड़ोस में आप, या क्रीड़ा समूह, 3 एग्जाम्पल वो देता है, कहता है कि देयर आर 3 प्राइमरी ग्रुप्स। पहला जो है वह फैमिली है, परिवार, दूसरे को कहता है आपका नेबर्स, पड़ोस, और तीसरे को कहता है क्रीड़ा समूह, यानी जहां पर आप खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिनके साथ जो बचपन के आपके मित्र हैं। इसकी इंग्लिश क्या है? पीयर ग्रुप, पड़ोस, नेबर, और परिवार तो समझ ही रहे हैं, फैमिली। तो कूले कहता है जैसे परिवार के सदस्यों में क्या होता है? आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध, भावनात्मक लगाव क्या है? अत्यधिक है। इसमें औपचारिक संबंध होता है या अनौपचारिक संबंध? माता पिता और बच्चों के मध्य औपचारिक संबंध होता है क्या जी? अनौपचारिक संबंध है। तो ऐसे समूह को वह प्राथमिक समूह कहता है। तो प्राथमिक समूह की परिभाषा अब लिख लेते हैं, यहां तक नोट कर लिया। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले के द्वारा दी गई है। अब आगे लिखिए, देखिए, प्राथमिक समूह से तात्पर्य वैसे समूह से है, प्राथमिक समूह से तात्पर्य वैसे समूह से है जिनमें प्राथमिक समूह से तात्पर्य वैसे समूह से है जिनमें आमने सामने का संबंध पाया जाता हो, जिनमें आमने सामने का संबंध पाया जाता हो, कॉमा, जिनके मध्य भावनात्मक लगाव, जिनके मध्य भावनात्मक लगाव अधिक पाया जाता हो एवं जिनमें सहयोग अधिक पाया जाता है, उसे प्राथमिक समूह कहते हैं। भावनात्मक लगाव एवं सहयोग, साथ ही लिख लो, अधिक पाया जाता है, उसे प्राथमिक समूह कहते हैं। कूले के अनुसार, कूले के अनुसार, कूले विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, के अनुसार प्राथमिक समूह कई मायनों में प्राथमिक है। प्राथमिक समूह कई मायनों में प्राथमिक हैं क्योंकि ये मानव स्वभाव एवं आदर्शों का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर एंड आइडियल्स मानव स्वभावों एवं आदर्शों का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया प्राथमिक समूह क्या है? इसके उदाहरण में 3 हैं, ये तीनों नोट कर लें। देखिए, प्राथमिक समूह में शामिल हैं, पहला परिवार, प्राथमिक समूह में शामिल हैं, पहला परिवार, दूसरा पड़ोस, नेबर्स, और तीसरा खेलकूद वाला समूह, क्रीड़ा समूह, जहां आप खेलते कूदते हैं बचपन में, पीयर ग्रुप्स। तो प्राथमिक समूह क्या है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह को छोड़कर अन्य जितने हैं वो सभी क्या हो गए? द्वितीयक समूह। जैसे विद्यालय द्वितीयक समूह है,
जैसे छात्रों का या मजदूरों का संगठन, वह भी द्वितीयक समूह है। मतलब यहां पर आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध नहीं, अप्रत्यक्ष संबंध है। यहां भावनात्मक लगाव कम है। यहां भी सहयोग है, परंतु परिवार की तुलना में यहां पर सहयोग अपेक्षाकृत क्या है, कम है। तो जो भी प्राथमिक समूह को छोड़कर अन्य दुनिया में जितने समूह हैं सभी क्या हैं, द्वितीयक समूह। इसी प्रकार द्वितीयक समूह के बारे में एक लाइन नोट कर लें, लिखिए प्राथमिक समूह को छोड़कर शेष सभी समूह, एक हेडिंग बना लो, सेकेंडरी ग्रुप, जैसे प्राथमिक ग्रुप बनाया, द्वितीयक समूह। लिखिए प्राथमिक समूह को छोड़कर शेष सभी समूह। हाँ, पीयर ग्रुप का मतलब वही हुआ, फ्रेंड्स हुआ, बचपन के फ्रेंड्स आपके, जिनके साथ आप खेल कूद कर बड़े हुए हैं। द्वितीयक समूह डैश देकर, प्राथमिक समूह को छोड़कर अन्य सभी समूह द्वितीयक समूह कहलाता है। अन्य सभी समूह द्वितीयक समूह कहलाता है। इनमें कैसा संबंध होगा, औपचारिक होगा या अनौपचारिक? तो औपचारिक होगा। तो लिखिए इनमें औपचारिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। इनमें औपचारिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। क्लियर हो गया? ये थोड़ा समझते हैं अच्छे से रेफरेंस ग्रुप को। कई जगह रेफरेंस ग्रुप इसको कहते हैं हम संदर्भ समूह। जब भी आप कहते हो संदर्भ, मतलब किसी के तरफ इशारा करते हैं आप, यानी संदर्भ समूह से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जिस समूह का व्यक्ति या तो सदस्य बनना चाहता है या उसके व्यवहारों के अनुरूप अपना व्यवहार संचालित करता है। जैसे समझना, जैसे मान लो एक समूह है ए और एक समूह है बी। ए में जो है शिक्षा कम है, ए में जो है जीवन शैली की दृष्टिकोण से बहुत निम्न जीवन शैली है। ए के सदस्यों के पास तमाम सुख सुविधा की चीजें कम है, जबकि दूसरी ओर एक बी है जिसके पास अधिक पैसा है, जहां पर एक लैविश लाइफस्टाइल है, जहां पर भोग विलासिता की हर चीजें हैं। तो व्यक्ति ए जो है वह इस समूह का सदस्य बनना चाहेगा। तो समूह ए के लिए, यानी इस ए के लिए ये जो समूह बी है वो क्या हो गया, संदर्भ समूह। मतलब संदर्भ समूह से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जिसके व्यवहारों के अनुरूप व्यक्ति अपना व्यवहार परिवर्तित करना चाहता है, जिसकी सदस्यता का वह इच्छुक है। जैसे एग्जाम्पल से समझे, आप अभी छात्र हैं और कल को आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस आपके लिए क्या हो गया, जो भी आईएएस लोगों का समूह आपके लिए रेफरेंस समूह है। आप उसके अनुसार अभी से अपनी तैयारी करते हैं, अपनी वेशभूषा, अपनी बोल चाल के ढंग को आप परिवर्तित करते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में आप भी ऐसा इच्छा रखते हैं कि आप भी उस आईएएस लॉबी, उस आईएएस ग्रुप का मेंबर बने। तो संदर्भ समूह जब भी हम कहें तो इसका मतलब एक ऐसा समूह से है जिसकी सदस्यता का कोई दूसरे समूह का सदस्य इच्छुक है। हो सकता है कई बार संदर्भ समूह सकारात्मक हो, कई बार नकारात्मक हो। जैसे हो सकता है कोई अपराधियों का समूह है, आप उसको देखकर भी अपनी भूमिका को वैसा बनाना चाहते हैं, यह बात और है। हो सकता है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों का, विद्वानों का कोई समूह है, आप उसके अनुरूप अपनी विद्वता, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। तो संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसको संदर्भ मानकर, लक्ष्य मानकर कोई व्यक्ति या समूह
के सदस्य अपने व्यवहारों को उस दिशा में परिवर्तित करना चाहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? जैसे मान लो एक है पूंजीपतियों का वर्ग और एक है निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग के लोग क्या चाहेंगे कि वो भी पूंजीपतियों की तरह जिए, तो वो उनको अपना संदर्भ समूह मान लेंगे और उसी के अनुरूप प्रयास करेंगे। तो नोट करते हैं संदर्भ समूह, बहुत बार ये हमें मिलने वाला है कई जगह, संदर्भ समूह, संदर्भ समूह। तो संदर्भ समूह क्या है हमें पता होना चाहिए। तो अगला एक लाइन लिखते हैं संदर्भ समूह के बारे में। लिखिए संदर्भ समूह से तात्पर्य, संदर्भ समूह से तात्पर्य वैसे समूह से है वैसे समूह से है जिनके अनुसार कोई दूसरे समूह का व्यक्ति, जिनके अनुसार कोई दूसरे समूह का व्यक्ति अपने व्यवहारों को संचालित करता है या करना चाहता है, जिनके अनुसार कोई दूसरे समूह का सदस्य अपने व्यवहारों को संचालित करता है या करना चाहता है, संचालित करता है या करना चाहता है। क्लियर हो गया? अब देखो लास्ट क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक समूह किसको कहेंगे? जिसमें संगठन होगा, जिसमें हायरार्की होगा, है ना, जिसमें किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए इसको बनाया गया है। तो जब हम समिति पढ़ेंगे तो वो बेसिकली औपचारिक नहीं समझा क्या लिख रहे हो मोहित? बीड़ की जगह नहीं समझ रहे क्या लिख रहे हो? औपचारिक समूह क्या है और अनौपचारिक? औपचारिक समूह को बेसिकली हम समिति कहते हैं। अनौपचारिक जिसमें कोई भी संगठन नहीं हो, तो औपचारिक समूह जस्ट आगे हमें मिल जाएगा समिति और संस्था में, है ना। तो इसको मैं यहां छोड़ रहा हूं, आगे ये जरूर मिलेंगे, घबराना नहीं कि सर यहां नहीं बताए, है ना। तो अगला एक हेडिंग बनाएंगे समिति और संस्था, उसमें हम समझेंगे। तो एक अगला समिति एवं संस्था, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। समिति, संस्था, परिस्थिति, भूमिका, यहां हम लोग आज देखना है क्योंकि ये बहुत बार इन शब्द का यूज होगा। अब देखो पहले हम समिति को उठाते हैं। आए दिन बोलचाल की भाषा में हम लोग समिति और संस्था दोनों को एक ही तरह यूज कर लेते हैं। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज समिति है या संस्था है? महाविद्यालय, स्कूल समिति है या संस्था है? तो हम दोनों शब्द का प्रयोग इंटरचेंजेबल की तरह करते हैं। कभी बार समिति बोल दिया तो वो संस्था की तरह ले। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, महाविद्यालय। कॉलेज क्या है, एक समिति है या संस्था है? पहले आप सोच लें, फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कॉलेज एक कमिटी है या एसोसिएशन है या एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। बताओ, फिर मैं समझाता हूं दोनों में अंतर क्या है। महाविद्यालय यानी कॉलेज क्या है, समिति है या संस्था है? अंदाज लगाएं आप। संस्था, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, क्यों? कॉलेज समिति की तरह फंक्शन नहीं करता है। संस्था, सही बात है, सारे लोग अधिकतर लिख रहे हैं संस्था, तो लगता है मुझे भी बहुमत के साथ जाना होगा। क्या महाविद्यालय समिति नहीं है?
अधिक वह क्या है, संस्था है, परंतु वह समिति की तरह भी कार्य करता है। तो दोनों में अंतर को समझ लेते हैं, है ना। जैसे पहले हम समझते हैं समिति को। जैसे हम समिति की परिभाषा क्या कहते हैं कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य से गठित किया गया है। यानी समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। देखिए पूरा महाभारत चल रहा है, क्यों होना चाहिए, थोड़ा समझ लो, फिर जो है ना बता देंगे क्लियर होकर। चलिए, बड़े जागरूक जिज्ञासु बच्चे हमारे बैच में, अच्छा है। समिति और संस्था दोनों को पहले समझते हैं। देखिए समिति जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि यह व्यक्तियों का एक समूह है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जैसे अखिल भारतीय शिक्षक समुदाय, शिक्षक समिति, अखिल भारतीय किसान समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी समिति, अखिल भारतीय फला समिति, ये जो है यह लोगों का एक समूह है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करना है। जैसे अखिल भारतीय छात्र समिति बनाया गया है छात्रों के अधिकारों की अभिरक्षा के लिए। जैसे ही हो सकता है कि वह उद्देश्य पूरा हो जाए, समिति भंग भी हो सकती है। यानी समिति मूर्त है क्योंकि यह कैसा है, व्यक्तियों का समूह है। समिति स्थायी नहीं है, अस्थायी है। हो सकता है कुछ समितियां स्थायी भी हो, लेकिन अधिकतर समिति क्या है, अस्थायी है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे बनाया गया है। अगर उद्देश्य पूरा हो गया, समिति क्या हो गई, भंग हो गई। जैसे मान लीजिए कि किसी छात्र आंदोलन को लेकर एक समिति बना था जिसका उद्देश्य था सरकार की किसी नीति का विरोध करना, और उस समिति ने बहुत देशव्यापी आंदोलन चलाया और सरकार उनकी नीति से सहमत होते हुए जो भी पहले एग्जिस्टिंग रूल था, रेगुलेशन था, उसको खत्म कर लिया या वापस ले लिया। अब देखिए अखिल भारतीय छात्र समिति का प्रयोजन गठन का वही था कि उसका विरोध करना। अगर वह कार्य हो गया तो वो समिति आगे क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। तो समिति व्यक्तियों का समूह है, यह विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है, इसका एक संगठन है, इसके सदस्यों में अंतःक्रिया अधिक होती है, यहां हायरार्की है, एक के ऊपर दूसरा, संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री, फला मंत्री, चिला मंत्री। यानी यहां पर क्या है, पद सोपान क्रम है, एक के ऊपर दूसरा, हायरार्की है, संस्तरण है। यहां पर समिति की सदस्यता लेनी पड़ती है। जैसे समिति की सदस्यता आपकी इच्छा पर निर्भर है, अगर आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बाय डिफॉल्ट आपको समिति की सदस्यता मिलेगी, यानी आपको प्रयत्न करना होगा इसकी सदस्यता के लिए। उसके लिए हो सकता है कुछ शुल्क या कुछ औपचारिकताओं को आपको पूरा करना होगा। समिति में संगठन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे औपचारिक समूह, वही क्या है, समिति है। इसका एक औपचारिक संगठन है, नियमों की एक व्यवस्था है। यहां पर कोई भी बात करना है तो नियम प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा। यानी समिति यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह। क्लियर हुआ बच्चों? लेकिन जब हम बात करते हैं संस्था की तो थोड़ा संस्था भी समझते हैं कि हम संस्था को क्या कहते हैं। कहते हैं संस्था क्या है कि यह नियमों, कार्य प्रणालियों की, नियमों, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। जैसे महाविद्यालय के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, हो सकता है कुछ नियम लिखित हो सकता है अधिकतर नियम अलिखित हो। क्या पहनकर जाना है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको उठना है, बैठना है, ये सब अलिखित भी तो होते हैं। तो संस्था की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह नियमों की एक व्यवस्था है, यहां पर कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है।
और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि संस्था अमूर्त होती है, क्योंकि नियम कार्य प्रणालियां दिखती नहीं है। यह अमूर्त है, यह विशिष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं करती, यह सामान्य उद्देश्य को पूरा करती है। समिति का निर्माण होता है और समिति भंग हो सकती है, संस्था जीवन पर्यंत चलती रहती है। संस्था मानव के, वो अलग है नीति, अभी रुक जाओ, उस पे आएंगे। मानव के स्वभाव से संबंधित जो भी सामान्य बातें हैं उन सब को पूरा करने का कार्य कौन करता है? संस्था। तो संस्था अमूर्त है। हम समिति के सदस्य होते हैं, न कि संस्था के। ध्यान रखना, संस्था चूंकि अमूर्त है, व्यक्तियों का समूह तो नहीं है, वह नियमों कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। तो हम नियमों के सदस्य थोड़े होंगे। हम कह सकते हैं कि वो देखो अनुशासन जा रहा है, वह देखो दया परोपकार करुणा जा रही है, ऐसा कहते हैं क्या? तो संस्था चूंकि कार्य प्रणालियों नियमों की एक व्यवस्था है, तो यह अमूर्त है। हम संस्था की सदस्यता कभी नहीं लेते। महाविद्यालय में जब आप एडमिशन लेते हैं, यानी आप महाविद्यालय के समिति वाले पार्ट के मेंबर हैं। जैसे आप समझना, हर कॉलेज का एक समिति का पक्ष होता है और एक इंस्टीट्यूशन का भी। समिति का पक्ष जहां पर ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचरों का ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, वहां पर आप मेंबरशिप लेते हैं। नियम कार्य प्रणाली की जो व्यवस्था है वो तो अमूर्त है, वो दिखाई ही नहीं पड़ती, इसलिए हम संस्था के सदस्य कभी नहीं होते, हम समितियों के सदस्य होते हैं। हर संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, और संस्था संस्कृति से अधिक जुड़ी रहती है। संस्था विनष्ट नहीं होती, समिति भंग भी होती है। अगर उद्देश्य को पूरा कर लिया तो हो सकता है समिति भंग हो जाए। क्लियर हुआ बच्चों? अब दोनों में जब डिफरेंस हम पढ़ेंगे तब और क्लैरिटी आएगी। पहले परिभाषा लिख लेते हैं। लोक लेखा समिति, वो तो लोगों का है ना ग्रुप, जिसमें लोकसभा से लोग आते हैं या राज्यसभा से, तो वो क्या है? सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सब क्या है? लोगों का एक समूह है। पहले हेडिंग बनाओ रूबी, समिति, एसोसिएशन, फिर हम आएंगे संस्था, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। कई जगह आपको इसका भी प्रयोग करना है। समिति, एसोसिएशन, पहले हेडिंग बनाइए, लिखिए समिति। देखिए, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने हेतु किया गया है, जिसका निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है। आयोग भी समिति का ही एक पार्ट है। पहले लिख लो ना, लास्ट के 10 मिनट में जम के डाउट्स पूछ लेना। जिसका निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है। उद्देश्य पूरा होने के पश्चात, उद्देश्य पूरा होने के पश्चात समिति भंग भी हो जाती है। समिति भंग भी हो सकती है। उद्देश्य पूरा होने के पश्चात समिति भंग भी हो सकती है। चूंकि समिति व्यक्तियों का समूह है, अतः चूंकि समिति व्यक्तियों का समूह है, अतः यह क्या होगा बच्चों? मूर्त होगा या मूर्त होगा? अतः यह मूर्त होता है। चूंकि यह व्यक्तियों का समूह है, अतः यह मूर्त होता है। अब छोटा हेडिंग बनाओगे, संस्था, इंस्टीट्यूशन, लिखिए संस्था या इंस्टीट्यूशन।
लिखिए, देखिए, संस्था नियमों, कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था नियमों, कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जो सामाजिक नियंत्रण में अत्यंत सहायक होती है। जो सामाजिक नियंत्रण में अत्यंत सहायक होती है। यह अमूर्त है। यह अमूर्त, अमूर्त क्यों है? क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह तो नहीं है, यह तो नियम और कार्यप्रणाली की व्यवस्था है। यह अमूर्त है और यह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब एक तरफ हम लिखते हैं समिति और एक तरफ लिखते हैं संस्था। अब आप बताते चलेंगे अंतर, दोनों में क्या क्या अंतर है। संस्था क्या हो गया? व्यक्तियों का समूह, क्लियर है। और सॉरी, समिति क्या हो गया? व्यक्तियों का समूह। और संस्था क्या हो गया? नियम, नियमों एवं कार्य प्रणाली की व्यवस्था। दोनों में मूर्त कौन है और अमूर्त कौन है? तो समिति चूंकि व्यक्तियों का समूह है इसलिए यह क्या हो गई? मूर्त है। संस्था चूंकि नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है इसलिए यह क्या है? अमूर्त है। समिति पहले या संस्था? समिति पहले या संस्था? तो समिति बाद में, पहले उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य कैसा? समिति क्या करता है? विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। इधर आप देखें संस्था कैसे उद्देश्य की? तो यह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। समिति भंग हो सकती है, यानी अस्थाई या स्थायी, तो आप कह सकते हैं कि यह अस्थाई है। कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग किया जा सकता है, जबकि संस्था क्या है? स्थायी है। इसका निर्माण स्वतः नहीं हुआ है, कृत्रिम रूप में। और संस्था का निर्माण क्या हुआ है? स्वतः। ठीक है। दोनों में अगर हम संगठन की बात करें तो समिति में अधिक संगठन होता है। समिति में हायरार्की होती है, पद सोपान क्रम, एक के ऊपर दूसरा, है ना। तो हम कह सकते हैं समिति में क्या है? यहां पर पद सोपान क्रम, संस्तरण जिसको कहते हैं, सीढ़ी जिसको आप समझ लें, एवं संगठन अधिक। क्लियर है? संस्था में संगठन अपेक्षाकृत कम। संस्था में अपेक्षाकृत कम लिख रहे हैं आप साथ साथ, क्लियर है। यानी व्यक्तियों का यह समूह है, वह नियम कार्यप्रणाली की व्यवस्था है, यह मूर्त है, वह अमूर्त है, यह विशिष्ट उद्देश्य है, वह सामान्य उद्देश्य को पूरा करता है। यह अस्थाई है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है ना। उधर अस्थाई है, मतलब अविनाशी है। यह कृत्रिम है, वह स्वतः डेवलप हुआ है, स्वतः विकसित कह सकते हो, स्वतः विकसित। यहां सोपान क्रम है और वहां नहीं है, पाया जाता है। दोनों में अगर आप देखें, इधर आप समिति लिखें और यहां पर आप संस्था लिखें, कुछ और अंतर
हम सदस्य किसके होते हैं, समिति के या सदस्य संस्था के? संगठन क्या होता है? संगठन मतलब जब एक दूसरे से जुड़ाव, लगाव, हायरार्की, एक के ऊपर दूसरा, नियमों की व्यवस्था। लिख देंगे उदाहरण, पहले लिख लो। समिति में इसकी सदस्यता ऐच्छिक एवं अनिवार्य, सदस्यता अनैच्छिक, जैसे हम कहें विवाह और परिवार, तो विवाह एक संस्था है और परिवार क्या है, समिति है, विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जैसे आर्य समाज, संस्था अधिक है, समिति भी है लेकिन संस्था अधिक है। महाविद्यालय संस्था और समिति दोनों है लेकिन अधिक क्या है, वह संस्था है ना। तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो समिति में हायरार्की है, औपचारिकता अधिक पाई जाती है, यहां पर अनौपचारिकता है। तो आप यहां क्या कह सकते हैं, औपचारिक संबंधों की प्रधानता, और यहां क्या कह सकते हो, अनौपचारिक संबंध पर अधिक आधारित। क्लियर है? समिति की हम सदस्यता लेते हैं ना, उसके लिए पैसा देना पड़ता है या कोई क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। पद सोपान क्रम मतलब एक के ऊपर दूसरा, लकी ऐसे हायरार्की, एक के ऊपर दूसरा सीढ़ी में, जैसे आप कहते हो हायरार्की एक के ऊपर दूसरा। जैसे समिति में क्या है, पहले लेवल ग्राउंड लेवल पे कोई लोग हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर पदाधिकारी हैं, है ना। तो संस्तरण का मतलब, पद सोपान का मतलब एक के ऊपर दूसरा, क्रम विन्यास जिसको कहते हैं, एक के ऊपर दूसरा। क्लियर है? समिति क्लियर हुआ बच्चों। संस्था, अब लास्ट में परिस्थिति और भूमिका अंत में देख लें। तो अगला एक हेडिंग बनाते हैं, स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं, इसको बार बार आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो भी बेसिक कंसेप्ट पिछले 3 दिन में पढ़ाया गया, इसको शनिवार और रविवार को 2-3 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो है आपके सोशियोलॉजी का ABCD है, इसी पर पूरा सोशियोलॉजी स्टार्ट होगा मंडे से। तो अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ो, कुछ है क्या, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो कक्षा 11-12 में पढ़ाया जाता है। तो अगर इसको समझोगे तभी हम सोशियोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? तो आप करेंगे, ठीक है। चलते हैं, पहले परिस्थिति को समझते हैं और फिर भूमिका को। कि स्टेटस की हिंदी हम सोशियोलॉजी में परिस्थिति लिखते हैं, स्थिति नहीं लिखते बल्कि परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब है किसी भी व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सामाजिक पद, यानी समाज ने जो किसी व्यक्ति को पद दिया है, पोस्ट दिया है, वही उसका स्टेटस है। जैसे एक शिक्षक पद है, छात्र पद है, पिता पद है, पत्नी, माता, पुत्र, ये सभी क्या है, सामाजिक पद हैं। यानी सामाजिक पद कह लें या परिस्थिति कह लें या स्टेटस कह लें, बात बराबर है। यानी परिस्थिति कहो या इसको आप कहो सामाजिक पद, दोनों बात बराबर है। यानी स्टेटस का मतलब हुआ कि व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सामाजिक पद। अब जैसे मान लो कोई पद है, जैसे मान लो एक शिक्षक एक पद है, सामाजिक पद है, जिसको परिस्थिति आप कह रहे हैं, तो इससे जुड़े कई भूमिकाएं होंगी, है ना। यानी किसी भी सामाजिक पद से जुड़ी बहुत सारी भूमिकाएं होंगी।
जैसे मैं एक शिक्षक के रूप में अगर शिक्षक पद पर आसीन हूं तो छात्र के प्रति मेरी कुछ जवाबदेही है। मेरी जवाबदेही अपने सहकर्मी शिक्षकों के प्रति है, मेरी जवाबदेही मेरे अन्य जो भी सहकर्मी है उनके प्रति है, मेरी जवाबदेही पीडब्ल्यू या संस्था के प्रति है। तो जब भी हम कोई सामाजिक पद कहते हैं तो सामाजिक पद कई भूमिकाओं, कर्तव्यों, दायित्वों से क्या है, आबद्ध होता है, जुड़ा होता है। शिक्षक पद कहते ही छात्रों को पढ़ाना, उनके हित में सोचना, ऐसी बातें बाय डिफॉल्ट आती है। तो किसी भी सामाजिक पद से जुड़े कई कार्य होते हैं, कई दायित्व होते हैं, कई भूमिकाएं हैं। यही क्या है, रोल है। यानी एक सामाजिक पद से जुड़े विभिन्न कार्य को हम रोल कहते हैं। एक शिक्षक एक पद है, उससे जुड़े कार्य हैं। एक पति एक पद है, उनसे जुड़े कार्य हैं। एक पिता एक पद है, उनसे जुड़े कई कार्य हैं। तो जब हम कहें परिस्थिति या स्टेटस, इसका मतलब किसी व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सामाजिक पद। अब अगर पद है तो उससे जुड़े कार्य होंगे। क्लियर हुआ बच्चों? परिस्थिति, परिस्थिति हर जगह लिखा जाएगा, यानी सामाजिक पद। अब थोड़ा भूमिका और भी समझते हैं कि जब हम कहें भूमिका, इसका मतलब, भूमिका का मतलब है कि कोई व्यक्ति समाज में अगर किसी एक परिस्थिति से जुड़ा है तो उस परिस्थिति से जुड़े विविध कार्य हैं, और ये जो कार्य हैं, दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, भूमिका है। यानी प्रत्येक सामाजिक पद से जुड़ी कई भूमिकाएं होती हैं, और व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक पद पर आसीन नहीं होता। जैसे मैं शिक्षक भी हूं, किसी का पुत्र भी हूं, किसी का पति भी हूं, किसी का पिता भी हूं, किसी का भाई भी हूं, किसी का दोस्त भी हूं। तो व्यक्ति सामाजिक जीवन में एक ही समय में कई पदों पर आसीन होता है, और हर पद से जुड़ी विभिन्न क्या है, भूमिकाएं होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझें कि एक शिक्षक, मान लीजिए मैं एक शिक्षक के रूप में हूं, तो मेरी इस शिक्षक के पद से जुड़ी भूमिकाएं, लेकिन मैं शिक्षक के साथ साथ किसी का पति भी हूं, किसी का मैं भाई भी हूं, किसी का मैं पुत्र भी हूं, किसी का मैं पिता भी हूं, किसी का मैं मित्र भी हूं, किसी का मैं अगर आप कह लें तो संबंधी भी हूं। तो अलग अलग सामाजिक पद पर मैं आसीन हूं, और हर पद से जुड़ी क्या होगी, भूमिकाएं होगी। जैसे एक पिता का भी पद है तो इससे जुड़े मेरे कुछ भूमिका है, कार्य हैं, दायित्व हैं, कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी बेसिक चीजों पर मुझे सोचना चाहिए। तो ये पिता का पद है। इसी प्रकार मैं पति के पद पर हूं। तो व्यक्ति सामाजिक जीवन में एक ही समय एक साथ कई पद पर, कई परिस्थितियों से युक्त होता है, और हर परिस्थिति से जुड़ी अलग अलग क्या है, भूमिकाएं होती है। और कई बार इन्हीं भूमिकाओं के कारण संघर्ष भी उत्पन्न होता है। तो परिस्थिति और भूमिका क्या है, ये आप समझ पाए कि परिस्थिति एक सामाजिक पद है और उससे जुड़ी कार्य दायित्व को हम भूमिका कहते हैं। तो लास्ट में नोट करेंगे सामाजिक परिस्थिति पद या स्टेटस। नोट करें, समय कम है, थोड़ा स्पीड से देखिए। स्टेटस, सामाजिक पद या परिस्थिति। हर जगह बच्चों इस शब्द का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं, परिस्थिति। लिखिए स्टेटस, परिस्थिति। देखिए किसी भी व्यक्ति को समाज के द्वारा, किसी भी व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सामाजिक पद परिस्थिति या स्टेटस कहलाता है। कोई भी सामाजिक पद परिस्थिति या स्टेटस कहलाता है।
व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों से युक्त होता है। व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों से युक्त होता है। जैसे शिक्षक एक सामाजिक पद है। जैसे शिक्षक एक सामाजिक पद या परिस्थिति है। इस पद पर आसीन व्यक्ति शिक्षक होने के साथ साथ किसी का पिता, पुत्र, पति, भाई। इस पद पर, शिक्षक पद पर आसीन व्यक्ति शिक्षक होने के साथ साथ किसी का पिता, पुत्र, भाई, पति भी होता है। अब दूसरा भूमिका लिख लेते हैं, रोल। लिखिए रोल, भूमिका। सेकंड एक हेडिंग बना लो, रोल। लिखिए सामाजिक जीवन में प्रत्येक सामाजिक पद से जुड़े, सामाजिक जीवन में प्रत्येक सामाजिक पद से जुड़े विभिन्न कार्य, दायित्व, विभिन्न कार्य, दायित्व आदि होते हैं जिन्हें भूमिका कहा जाता है। जिन्हें भूमिका कहा जाता है। अब देखो बच्चों, भूमिका और परिस्थिति एक दूसरे से जुड़े हैं। जो परिस्थिति है उसी का गतिशील पक्ष क्या है? भूमिका है। जैसे शिक्षक परिस्थिति है, भूमिका क्या है? पढ़ाना। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं यह मेरे पद का गतिशील पार्ट है, यानी एक पद पर आसीन हूं मैं शिक्षक के रूप में, परंतु मैं आपसे बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, यानी मैं गतिशील कार्य, यह जो है भूमिका है। तो किसी भी परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष भूमिका है और दोनों अवियोज्य संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर परिस्थिति नहीं हो तो भूमिका नहीं, और भूमिका नहीं तो परिस्थिति नहीं। शिक्षक होने का मतलब ही है शिक्षा देना, बच्चों के बारे में सोचना, उनको पढ़ाना। और जो व्यक्ति शिक्षा देता है, बच्चों के बारे में सोचता है, पढ़ाता है, इसका मतलब ही वो शिक्षक है। यानी भूमिका और परिस्थिति एक दूसरे से क्या है? परस्पर जुड़े हैं। भूमिका गतिशील पक्ष है और परिस्थिति उसका स्थायी पक्ष है। क्लियर हुआ? तो लास्ट लाइन आप लिखें, एक लाइन और लिखिए, परिस्थिति एवं भूमिका, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिस्थिति स्थायी पक्ष है जबकि भूमिका, परिस्थिति स्थायी पक्ष है जबकि भूमिका इसका गतिशील पक्ष है। क्लियर हुआ बच्चों? अब अंत के 5 मिनट आपके हैं। जितने भी डाउट्स आज की क्लास में हैं, जो काम के हैं, वो आप पूछें। मंडे से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 1, पेपर 1 और यूनिट 1, समाजशास्त्र विद्या शाखा, कि कैसे यूरोप में आधुनिकता का आगमन हुआ और एक विषय के रूप में सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ। इसके बारे में हम लोग मंडे को पढ़ेंगे। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, सैटरडे संडे ब्रेक रहेगा, संडे को टेस्ट भी होगा। वो टेस्ट जो है अगले बार से जब एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे तभी तो आप टेस्ट दे पाए। अभी तो बेसिक कंसेप्ट है। कौन सा एडवांस बुक का कवर दिखाना है? कौन सा किताब का कवर?
हरलॉम्बस वाली गूगल पे मारो, टाइप करो, ग्रीन कवर का एक किताब आएगा और एक रेड कवर की लिखोगे ना, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, तो उसमें एक रेड कलर की किताब आएगी पतली सी, और एक ग्रीन कलर की मोटी सी किताब आएगी। मोटी सी किताब आप ना लें, रेड कलर की थीम्स एंड पर्सपेक्टिव एम हरलॉम्बस की किताब आती है, वो आप ले लें। और प्रीतम मत खरीदो किताब यार, अभी रुक जाओ ना, पहले पढ़ा रहा हूं, बाद में खरीदना। ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं है, क्या बात है। आराम आराम से पूरी सोशियोलॉजी समझना है, ठीक है। शिवानी, ईशा, भीमराज, मौसम, नीतीश, सचिन, चलिए शुक्रिया आप लोग को। हाँ, एसोसिएशन और कमिटी को एक ही कह सकते हैं। सोशियोलॉजी में हम कमिटी नहीं लिखते हैं, एसोसिएशन लिखते हैं। चलिए वर्षा, अंजलि, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए और मंडे से कमर कस के आना है। अब हम लोग सोशियोलॉजी कोर सब्जेक्ट में प्रवेश करेंगे। एक दो दिन में थोड़ा घबराहट नहीं होना है ना, मैं हूं ना, भरोसा करके चलना है। अगर संभव हो तो एनसीईआरटी किताब जो 11वीं क्लास की है, समाज शास्त्र परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, एक कक्षा 11 की एनसीईआरटी डाउनलोड करके उसका पहला चैप्टर पढ़ लेना, तो मजा आ जाएगा। देखो नीतीश, इसके ऑप्शनल से बीपीएससी का 50% कवर हो जाएगा, 50 to 60%। पूरा तो नहीं होगा बेटा, थोड़ा वहां फैक्चुअल ज्यादा है। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज, अल्ताब, थैंक्स। चलिए अब हम लोग भी एक समूह की तरह है, फैमिली की तरह है। अच्छे से पढ़िए, उम्मीद करता हूं पूरी यात्रा बड़ी सरल होगी, आसान होगी और मजेदार होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं गौतम आनंद आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।